नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंटर्स में। तो आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं सीटेट एग्जाम अगस्त 2023 के लिए बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र यानी कि सीडीपी की एक मैराथन क्लास। और इस मैराथन क्लास में हम टॉप 100 प्रश्न करने वाले हैं और वीडियो को आपको बहुत ही ध्यान से देखना होगा। सीडीपी का संपूर्ण निचोड़ आपको इस वीडियो में कवर कराने वाले हैं। तो पेपर कि पहले आपको ये वीडियो पूरा देखना है और अच्छे से समझना है। यहाँ से क्वेश्चन आपके 100% फंसने वाले हैं। तो वीडियो को सबसे पहले कर दीजिएगा लाइक और शेयर। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर पूछा गया है कि निपुण का फुल फॉर्म क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। निपुण का फुल फॉर्म क्या है? और निपुण भारत योजना जो है, निपुण भारत मिशन जो है, इसका हम सेपरेट वीडियो आपको प्रोवाइड करा चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखा है तो जाकर आप लोग देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया जाएगा, ठीक है। तो निपुण का फुल फॉर्म बच्चों क्या होता है? नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर। क्लियर? चलते हैं आगे। अगला प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? तो किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा धैर्य और दृढ़ता। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता ये नहीं होगा। अति मानक भाषा में पढ़ाने में दक्षता ये भी नहीं होगा। पढ़ाने की उत्सुकता ये भी नहीं होगा। विशेषता जो है वो मानी जाएगी धैर्य और दृढ़ता। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार बालक के सर्वांगीण विकास में शामिल हैं। तो बालक के सर्वांगीण विकास में कौन कौन से यहाँ पर जो है पक्ष यहाँ पर शामिल हैं ये आपको बताना है। बताइएगा। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, सही उत्तर का चयन आपको करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि बालक का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावात्मक विकास और विद्यालय के लिए तैयारी। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 4, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। तो बताइएगा वह अवस्था कौन सी होगी? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या फिर संवेदी प्रेरक अवस्था। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो ये हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है। पियाजी के द्वारा यहाँ पर 4 अवस्थाएं बताई गई थी, ठीक है, तो उनको भी आप लोग याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। क्लियर है? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार स्कूली स्तर पर त्रिभाषा फार्मूला को स्वीकार किया गया है। इस संदर्भ में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है ये आपको बताना है। ठीक है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है कि पूर्व प्राथमिक स्तर पर घरेलू भाषा काम में ली जानी चाहिए। बिल्कुल सही है। प्राथमिक स्तर पर राष्ट्रभाषा काम में ली जानी चाहिए, तो राष्ट्रभाषा का कोई उल्लेख नहीं है, तो यही जो है नेगेटिव है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्लियर है? चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 को शैक्षिक पाठ्यक्रम को किस प्रणाली के आधार पर विभाजित करने की बात कही गई है? तो बताइएगा। जो नया पाठ्यक्रम आपका होगा 10+2 की जगह अब कौन सा लागू होगा ये आपको बताना है। तो जो नया पाठ्यक्रम होगा वो होगा 5+3+3+4 का। ठीक है। इसको हमने आपको डिवाइड करके भी बताया था। जो पहला 5 ये है, इसमें क्या होगा कि 3 और 2, 3 और 1 पार्ट होगा 2। ठीक है। पहले 3 साल जो बच्चा पढ़ेगा वो आंगनवाड़ी में पढ़ाई करेगा। उसके अगले 2 वर्ष में कक्षा 1 और कक्षा 2 में जाएगा। फिर ये जो 3 है यहाँ पर पढ़ाई करेगा 3, 4, 5 में, कक्षा 3, 4, 5। अगला जो 3 है यहाँ पर पढ़ाई करेगा बच्चा कक्षा 6 में, कक्षा 7 में, कक्षा 8 में। और अगला जो 4 है इसमें जो बच्चा पढ़ाई करेगा वो करेगा किसमें? कक्षा 9, 10, 11 और 12। ठीक है, इंटर तक की। तो ये हो गया कॉन्सेप्ट 5+3+3+4 का। समझ में आ गया? चलते हैं आगे। अगला प्रश्न, परक का फुल फॉर्म क्या है? परक का फुल फॉर्म आपको यहाँ पर बताना है। क्या हो जाएगा?
कई बार हम क्वेश्चन करा चुके हैं परख का। बताइएगा क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। ऑप्शन नंबर ए विल बी योर करेक्ट आंसर। क्लियर है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती, लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी बात करती है, तो यह क्या दर्शाता है। बताइएगा क्या दर्शाता है यह। शिक्षकों की मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बातें करें, ये तो नहीं होगा। कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है, तो ऑप्शन नंबर सी यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 9। निपुण भारत मिशन की मुख्य विशेषता क्या है। निपुण भारत मिशन की मुख्य विशेषता क्या है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका क्या हो जाएगा, 3 से 9 वर्ष के जो आयु के बच्चे हैं उनको सीखने की आवश्यकताओं को पूरा करना ही इसका प्रमुख उद्देश्य है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है। बताइएगा डिसलेक्सिया किससे संबंधित है। पूरा एक सेपरेट वीडियो हमने अधिगम अक्षमता से आपके लिए प्रोवाइड कराया था। जिन्होंने नहीं देखा है तो जाकर आप लोग देख लीजिएगा। वहाँ पर हमने बताया था कि जो गणितीय विकार होता है, ये विकास लिखा है, अगर गणितीय विकार आ जाए तो डिसकैलकुलिया होता है। अगर यहाँ पर डिसलेक्सिया पूछा गया है तो ये होगा पठन विकार से संबंधित, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अगर लेखन संबंधी विकार हो जाएगा तो हो जाएगा डिसग्राफिया। क्लियर है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को डैश के रूप में वर्णित करते हैं। तो किसके रूप में ये वर्णित करते हैं, ये आपको बताना है। तो ये वर्णित करते हैं स्कीमा और मनोबंधन। ऑप्शन नंबर सी स्कीमा और मनोबंध के रूप में वर्णित करते हैं। ठीक है। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई। किसके द्वारा की गई। एरिक्सन के द्वारा, स्किनर के द्वारा, पियाजे के द्वारा या फिर कोहलबर्ग के द्वारा। तो 4 विशिष्ट अवस्थाएं किसने बताई थी, जीन पियाजे ने। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। आपको पता होगा जीन पियाजे ने जो 4 अवस्थाएं बताई थी, संवेदी पेशी गामक अवस्था, उसके बाद आती है आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, फिर आती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और फिर आती है आपकी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है। ये 4 अवस्थाएं यहाँ पर बताई गई थी पियाजे के द्वारा। अगला प्रश्न है बच्चों, निपुण भारत योजना की शुरुआत कब हुई। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। निपुण भारत योजना की शुरुआत कब हुई, ये आपको बताना है। तो सबसे पहला ऑप्शन जो दिया गया है 29 जुलाई 2020, यहाँ पर शुरुआत हुई थी एनईपी 2020 की। क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि एनईपी 2020 की शुरुआत कब हुई, तो ये हुई 29 जुलाई 2020 को। 11 सितंबर 2020 को हुई थी परख योजना की शुरुआत। परख अभी जिसका हमने फुल फॉर्म आपको बताया था, परख की शुरुआत होती है। ठीक है। 5 जुलाई 2021 आपका राइट आंसर हो जाएगा। निपुण भारत योजना की शुरुआत हुई थी 5 जुलाई 2021 को। 20 अक्टूबर 2022 की अगर बात की जाए तो यहाँ पर एनसीएफ 2022 इसकी शुरुआत हुई थी। तो एनसीएफ 2022 20 अक्टूबर 2022। क्लियर है। तो ये चारों ऑप्शन आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन, शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। क्या हो सकता है, ये आपको बताना है। बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर, रटने को प्रोत्साहित करके, अग्र शिक्षण की तकनीकी अपनाकर या फिर परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर। बताइएगा क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर, रटने पर फोकस नहीं करना है। ठीक है। ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। डैश के अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक है। तो ये बात किसने बोली थी, लॉरेंस कोहलबर्ग, जीन पियाजे, लेव वाइगोस्की या फिर थॉर्नडाइक। तो यहाँ पर बात की जा रही है सामाजिक प्रक्रियाओं और सांस्कृतिक। जहाँ पर आपको सामाजिक और सांस्कृतिक की बात की जाए
वहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा लेव वाइगोस्की। क्लियर है? क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। एनईपी का फुल फॉर्म क्या होता है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर बी में। क्लियर है? चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य है कि बच्चे ने उत्तरों को सही तरीके से याद नहीं किया है, बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए, व्यवस्था फेल हुई है, या फिर बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है। तो हमने आपको जब एक वीडियो में बताया था कि जो इम्पोर्टेंट जो पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड होते हैं, वहाँ पर हमने बताया था कि अगर कोई बच्चा फेल होता है, आपको क्या करना है कि बच्चे को भगवान मानना है। एक तरीके से जब आप परीक्षा में बैठेंगे, सीटेट का एग्ज़ाम दे रहे होंगे, तो वहाँ पर आपके लिए जो बच्चा है वो एक भगवान के रूप में है, ठीक है? उसको ना तो दंड देना है और ना ही उसकी गलतियों को क्या करना है, एक्सेप्ट करना है उसकी गलतियों को। यानी कि अगर बच्चा फेल हो रहा है तो उसमें आपकी गलती है, यानी कि टीचर की गलती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि व्यवस्था फेल हुई है, ठीक है? जब बच्चा अगर फेल हो रहा है तो व्यवस्था फेल हुई है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? आगे चलते हैं, परख योजना की शुरुआत कब हुई? तो अभी हमने पिछली बार जो आपका क्वेश्चन आया था वहां पर बताया था, परख योजना आपको गलत नहीं करना है। क्या हो जाएगा? परख योजना की जो शुरुआत है ये कब हुई थी? 11 सितंबर 2020 को, ठीक है? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। किस प्रकार के प्रश्नों की किस प्रकार के प्रश्नों को वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रेणी में रखा जाता है? बताइएगा। तो किस प्रकार के प्रश्नों को रखा जाता है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रेणी में? क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सत्य या असत्य टाइप के, ठीक है? इनको रखा जाता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अवस्था में बच्चा बौद्धिक संक्रियाएं जैसे गुणा, जोड़, घटाना, भाग सीख जाता है? तो बताइएगा किस अवस्था में बच्चा ये सारी चीजें सीख जाता है, जोड़, घटाना, गुणा, भाग? तो सभी को पता होगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निपुण भारत योजना की शुरुआत किसने की? निपुण भारत योजना की शुरुआत किसने की? तो ये की थी रमेश पोखरियाल निशंक ने, ठीक है? और वर्तमान में जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं वो हैं धर्मेंद्र प्रधान। और जब निपुण भारत योजना आई थी तो उस समय जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री थे वो थे रमेश पोखरियाल निशंक, ठीक है? और निपुण भारत योजना की शुरुआत हुई कब थी? 5 जुलाई 2021 को हम आपको करा चुके हैं, ठीक है? चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। शिक्षार्थी वैयक्तिक भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को क्या करना चाहिए? सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध करना चाहिए। कठोर अनुशासन तो बिल्कुल नहीं, गलत हो जाएगा। परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए, ये भी गलत हो जाएगा। अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए, ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कि सीखने के विविध जो अनुभव हैं उनको उपलब्ध करना चाहिए, ठीक है? आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। लेव वाइगोस्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदला जाता है? तो ये बदला जाता है सामाजिक पारस्परिक क्रिया के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है? आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? विकास का कौन सा सिद्धांत है ये आपको यहाँ पर पहचानना है। सभी की विकास दर समान नहीं होती है, तो बिल्कुल सही है। विकास हमेशा रेखीय होता है, बिल्कुल गलत। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, तो भैया है, यहाँ पर नहीं है लगा है तो गलत हो जाएगा। विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधित नहीं हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? तो जो विकास होता है उसकी दर जो है हमेशा समान नहीं रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। स्टीफन क्रेसन ने द्वितीय भाषा अधिगम यानी कि एसएलए सीखने के लिए कितने प्रकार परिकल्पनाएं दी? ठीक है, तो कितने प्रकार की परिकल्पनाएं दी थी ये आपको यहाँ पर बताना है। क्वेश्चन नंबर 25 है, बताइएगा क्या हो जाएगा राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 प्रकार की दी थी। और स्टीफन क्रेसन का जो एक हमने लेक्चर आपको कराया था, जिन्होंने नहीं देखा है तो जाकर आप लोग देख लीजिएगा।
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला क्वेश्चन बताइएगा, जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से ले लेती हैं तो बच्चा रोने लगता है। फिर क्या लिखा है कि बच्चा डैश के कारण रोता है। तो बच्चा किसके कारण रोता है? तो ये रोता है संवेगात्मक दुश्चिंता के कारण। ठीक है, क्योंकि उस टाइम जब बच्चा छोटा है तो क्या होता है, संवेगात्मक दुश्चिंता के कारण वह रोने लगता है। ठीक है, आगे चलते हैं। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? यहाँ पर लिखा है सांस्कृतिक उपकरण। ठीक है, तो जहां पर आपको सामाजिक और सांस्कृतिक दिख जाए, आपका राइट आंसर हो जाएगा लेव वाइगोस्की। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय डैश को जाता है। तो किसको जाता है ये आपको बताना है, पावलोव को, कोहलबर्ग को, स्किनर को या फिर पियाजे को, बताइएगा। तो इसका जो श्रेय है वो जाता है पियाजे को। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पियाजे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा। छोटा छोटा थोड़ा सा लिखा है, ध्यान से देखिएगा तो आप लोग यहाँ पर अच्छे से देख पाएंगे। हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा। कोई 5 साल की लड़की एक टी शर्ट को तह करते हुए, यानी कि आप जो तह बनाते हैं प्रेस करने के बाद, तो तह करते हुए अपने आप से बात करती है। लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कथन कौन सा सही है ये आपको बताना है। चारों कथन आराम से पढ़िएगा तब आंसर दीजिएगा, बताइएगा क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा कि जीन पियाजे और लेव वाइगोस्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा अपनी माँ के अनुकरण के रूप में करेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबद्ध है? बताइएगा कौन सा जो क्षेत्र है वो इस उद्देश्य के साथ संबद्ध है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 30 का सही उत्तर बताइएगा सभी लोग। तो ये हो जाएगा शिक्षा मनोविज्ञान। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। ज्यामितीय समझ को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा श्रेणी क्रम सही है? यहाँ पर बात की जा रही है ज्यामितीय समझ। ठीक है, इसको विकसित करने के लिए आपको श्रेणी क्रम यहाँ पर कौन सा सही है ये आपको बताना है, बताइएगा। क्वेश्चन हम करा चुके हैं ये पहले भी आपको। तो सबसे पहले आएगा आपका मानसिक चित्रण, विश्लेषण, अनौपचारिक निगमन, फिर आएगा औपचारिक निगमन। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। सीखने के अंतःदृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? जो अंतःदृष्टि सिद्धांत है इसको किसने बढ़ावा दिया है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो किसने बढ़ावा दिया है? पावलोव ने, जीन पियाजे ने, वाइगोस्की ने या फिर गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी ने? तो ये दिया है गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी ने। ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, आगे चलिएगा। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा यानी कि एनसीएफ 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में किस सुधार को सुझाया गया है? बताइएगा किस सुधार को सुझाया गया है ये आपको यहाँ पर बताना है। सतत मूल्यांकन सही है, सामूहिक कार्य मूल्यांकन सही है, खुली पुस्तक का परीक्षा मूल्यांकन ये भी सही है। तो उपर्युक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है? बताइएगा प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता कौन सी है ये आपको यहाँ पर बताना है। केवल प्रस्तावित पाठ्य पुस्तकों पर आधारित अनुदेशन, जहाँ पर केवल दिख जाए वो तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए तो ऐसे ही कट गया। क्लियर। परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने पर बल, ये भी गलत। बार बार ली जाने वाली परीक्षाएं, ये भी गलत। समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 की शुरुआत रविंद्रनाथ टैगोर के किस निबंध से हुई है? तो जब हमने एनसीएफ 2005 का आपको एक वीडियो प्रोवाइड कराया था, वहां पर हमने डिटेल में एनसीएफ को पढ़ाया था, तो वहां पर ये क्वेश्चन हमने कराया था। बताइएगा कि क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। कौन सा निबंध था रविंद्रनाथ टैगोर का? तो ये था सभ्यता और प्रगति। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य स्तर की एक एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है, तो यह दर्शाता है, क्या दर्शाता है? सभी को पता होगा, बहुत ही सिंपल है, लैंगिक पूर्वाग्रह। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लड़कियों में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? बताइएगा, लड़कियों में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? ओडीपस ग्रंथि जो होती है ये लड़कों में पाई जाती है, ये भी आप लोग याद रखिएगा, लड़कों में पाई जाती है। और लड़कियों में यहाँ पर पूछा गया है तो इसमें पाई जाती है आपकी इलेक्ट्रा ग्रंथि। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, लड़कियों में इलेक्ट्रा पाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, वाइगोस्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? बताइएगा, किस पर बल देते हैं वाइगोस्की? सभी को पता होगा, बहुत ही सिंपल है, सामाजिक और सांस्कृतिक। ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृत देते हैं नैतिक विकास के डैश चरण को दर्शाता है। तो नैतिक विकास के किस चरण को दर्शाता है ये आपको बताना है। तो ये दर्शाता है प्रथागत चरण को। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, एक समोसे को देखकर एक बच्चा उसे त्रिभुज कहता है। वैन हेले के ज्यामितीय विकास के सिद्धांत के अनुसार वह बच्चा ज्यामितीय विवेचन के किस स्तर पर है? तो बताइएगा, किस स्तर पर होगा बच्चा? तो ये होगा दृश्यीकरण, क्योंकि देखकर ही जब उसने समोसे को देखा है तभी उसने बताया है कि यह त्रिभुज के आकार का है, तो ये हो जाएगा दृश्यीकरण। ठीक है, क्लियर है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, छोटे शिक्षार्थियों को कक्षा कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे क्या हो, वे एक दूसरे से प्रश्नों के उत्तर सीख सकें, पाठ्यक्रम को बहुत जल्दी पूरा किया जा सके, वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सकें, या फिर इसके बाद क्या दिया गया है ऑप्शन में, शिक्षक कक्षा कक्ष को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सकें। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सकें। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जब छोटे जो शिक्षार्थी हैं उनको हम समवयस्कों के साथ वहां पर बिठा के प्रोत्साहित करेंगे तो वह क्या करेंगे, सामाजिक कौशल उनका बढ़ेगा। ठीक है, चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन बताइएगा, एनसीएफ 2005 की किन शिक्षण सूत्रों के अधिकतम प्रयोग का सुझाव दिया गया है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ज्ञात से अज्ञात की ओर और मूर्त से अमूर्त की ओर, यानी कि ए और बी दोनों इसके राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। क्लियर है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 43, कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। क्या पूछा गया है कि कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। कैसे कर सकता है? धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर, व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके, या फिर कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए इस पर कठोर निर्देश देकर। बताइएगा क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, बताइएगा। तो कठोर निर्देश देकर तो होगा नहीं, धार्मिक शिक्षा देकर भी नहीं होगा, ना तो व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर, तो ये होगा नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके, क्योंकि यहाँ पर बात की जा रही है कोहलबर्ग की, तो भैया नैतिक बातें तो होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किस कक्षा तक मातृभाषा में शिक्षा देने की बात कही गई? बताइएगा, किस कक्षा तक यहाँ पर मातृभाषा में शिक्षा देने की बात बोली गई है?
तो ये बात बोली गई है कक्षा 5 तक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जरा बताइएगा कि जो पहली शिक्षा नीति है वो कब आई थी? पहली शिक्षा नीति है वो कब आई थी? थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिएगा। 1968 में। दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब आई थी? 1986। इन अंकों को पलट दीजिएगा तो दूसरी हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है। और तीसरी आपकी जो एनईपी है वो आई थी 2020। एनईपी 2020 सभी को पता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जब एक निर्योग बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? जब एक निर्योग बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन ध्यान से पढ़िएगा और बताइएगा कि क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कि सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चे को जो माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया है? तो 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाए, ये बोलता है अनुच्छेद 21A। कौन बोलता है? अनुच्छेद 21A। ठीक है, क्लियर है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक, जिसको हम संवेदी प्रेरक बोलते हैं, अवस्था किसके साथ संबंधित है? बताइएगा, जो संवेदी प्रेरक अवस्था है वह किसके साथ संबंधित है, ये आपको बताना है। तो ये संबंधित है अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण के साथ। ठीक है, तो इसके साथ संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉरेंस कोहलबर्ग की नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था में है जब वह विश्वास करता है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली को सक्रियता पूर्वक बनाए रखने से धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग सुरक्षित रहता है? तो बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 48 क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास। सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि जब बच्चा कार्य करते हुए ऊबने लगता है तो यह इस बात का संकेत है कि जब बच्चा कार्य करते हुए ऊबने लगता है तो किस बात का संकेत है, ये आपको बताना है। संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है, बच्चा बुद्धिमान नहीं है, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। बच्चे में सीखने की योग्यता नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। बच्चे को अनुशासित करने की जरूरत है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो सटीक आंसर होगा पॉजिटिव वाला। संभवतः जो कार्य है वह यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है, इसीलिए ऊबने लगता है। जब आप कोई बात 1 से 2 बार, 2 से 3 बार, 3 से 4 बार वही बात रिपीट करेंगे तो कोई भी हो, बच्चा हो या आप हो, ऊबने लगते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। ठीक है, तो आधा रास्ता आप लोगों ने यहाँ पर तय कर लिया है। टॉप 100 प्रश्नों की ये सीरीज है और वीडियो अभी तक जिन्होंने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा ताकि और भी बच्चे जुड़ सकें। ठीक है, इतनी मेहनत हम आपके लिए करते हैं तो 1 लाइक तो बनता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 50 पढ़िएगा। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 यानी कि आरटीई की यहाँ पर बात की गई है। ठीक है, आरटीई। तो निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। बताइएगा कि कितने वर्ष तक जो दिव्यांग बच्चे हैं, यहाँ पर दिव्यांग आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, तो इनका जो है क्राइटेरिया वो है 6 से 18 वर्ष। अगर यहाँ पर दिव्यांग ना दिया हो तो हो जाएगा 6 से 14 वर्ष। ठीक है, अगर दिव्यांग दिया है तो 6 से 18 वर्ष तक के लिए, दिव्यांग नहीं दिया है, नॉर्मल बच्चे हैं तो 6 से 14 वर्ष। याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियां डैश की ओर संकेत करती हैं। तो बताइएगा कि जो शिक्षार्थियों की त्रुटियां हैं यानी कि जो गलतियां हैं वो किसकी ओर संकेत करती हैं। पहला ऑप्शन दिया है कि वे कैसे सीखते हैं,
इसका तो कोई मतलब नहीं निकल रहा है, ठीक है। अगला है कि यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता है उनको। नेक्स्ट देखते हैं सीखने की अनुपस्थिति, ये भी गलत हो जाएगा, पहला तो गलत था। शिक्षार्थियों के सामाजिक आर्थिक स्तर, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर उन्हें क्या है कि यांत्रिक अभ्यास की अभी जो है आवश्यकता है, इसीलिए वो अभी गलतियां कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन बड़ा है, ध्यान से पढ़िएगा। नूर विद्यालय में अपना लंच बॉक्स लाना भूल गई तथा यह कहते हुए तान्या से उसका लंच साझा करने के लिए कहा, तुम्हें आज अपना लंच मेरे साथ साझा करना चाहिए क्योंकि कल मैंने तुम्हारे साथ लंच साझा किया था। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत के अनुसार नूर का डैश कथन अभिविन्यास प्रारूप को, फिर से यहाँ पर डैश है, अवस्था पर दर्शाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जो नूर का आज्ञा पालन कथन है अभिविन्यास प्रारूप को पूर्व परंपरागत अवस्था पर दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक जगह यहाँ पर आ जाएगा आपका आज्ञा पालन और यहाँ पर भर दिया जाएगा क्या, पूर्व परंपरागत, ठीक है। क्योंकि पूर्व में वह जो है लंच उसके साथ साझा कर चुकी थी, तो इसीलिए यहाँ पर ये जो है फिल कर दिए जाएंगे। क्लियर है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो सही कथन को आपको पहचानना है। जो बच्चे यहाँ पर त्रुटियां करते हैं, गलतियां करते हैं, तो उसके बारे में आपको सत्य कथन को पहचानना है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। पहला ऑप्शन दिया है कि यदि एक शिक्षक कक्षा कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है तो यह संकेत करता है कि शिक्षक शिक्षा की व्यवस्था में असफल है। तो बिल्कुल सही बात है। जब वह बच्चों की जो गलतियां हैं उनको सुधारने योग्य नहीं है तो उसका वहां पर रहना क्या है, अनिवार्य तो नहीं होगा, ठीक है। अगला ऑप्शन पढ़ लेते हैं। एक शिक्षक की प्रत्येक त्रुटि पर ध्यान नहीं देना चाहिए, तो भैया बिल्कुल गलत है, देना चाहिए ध्यान। प्रत्येक त्रुटि को सुधारने में बहुत अधिक समय लगेगा तथा एक शिक्षक के लिए थकाने वाला होगा, तो भैया आप जो है यहाँ पर थकाने वाली बात तो कोई है नहीं, गलत हो जाएगा। स्वयं बच्चों द्वारा त्रुटियों को सुधारा जा सकता है। अगर बच्चे ही सुधार लेते हैं यहाँ पर अपनी जो गलतियां हैं, तो यहाँ पर टीचर की आवश्यकता ही नहीं होती, ठीक है। तो इसका जो सटीक और पॉजिटिव आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का जो लक्ष्य है, किस वर्ष तक 3 से 18 वर्ष के जो आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चे हैं उनको गुणवत्तापूर्वक व समावेशी शिक्षा प्रदान करना है। बताइएगा कि जो यहाँ पर एनईपी 2020 है उसका लक्ष्य कब तक का रखा गया है, ये आपको बताना है। 2022 तक, 25 तक, 30 तक या फिर 2035 तक। तो इसका जो लक्ष्य है वो रखा गया है 2030 तक। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है, तो याद रखिएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन बताइएगा। नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु यानी कि जो थीम है वो सबसे अच्छी है। नर्सरी कक्षा की बात की जा रही है यहाँ पर, तो इसकी जो सबसे अच्छी थीम हो जाएगी वो हो जाएगी मेरा परिवार। मेरा परिवार इसका राइट आंसर हो जाएगा। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, याद रखिएगा क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बच्चा डैश से ग्रस्त है, वह सा को वाज तथा न्यूक्लियर को अनक्लियर में अंतर नहीं कर सकता है, तो बताइएगा कि यहाँ पर कौन सा विकार हो जाएगा। अधिगम अक्षमता से क्वेश्चन लिया गया है ये, और अधिगम अक्षमता का हमने आपको एक वीडियो सेपरेट प्रोवाइड कराया था। जिन्होंने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से आप उसको देख लीजिएगा। यहाँ से आपके 1 से 2 क्वेश्चन 101% आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है पठन विकार से संबंधित समस्या है, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डिसलेक्सिया। अगर वह सा को वाज लिखता हो, ठीक है, सा यहाँ पर लिखा है, इसको अगर वाज लिख रहा हो यानी कि लेखन संबंधी अगर विकार हो तो हो जाता है आपका डिसग्राफिया। क्या हो जाता है भैया, डिसग्राफिया हो जाता है, ठीक है। तो डिसग्राफिया हो जाता, तो इसलिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पढ़ने संबंधी विकार है तो डिसलेक्सिया है। अगर लेखन संबंधी विकार होता तो डिसग्राफिया हो जाता, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिभाशाली विद्यार्थी क्या हैं, शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं, स्वभाव में अंतर्मुखी होते हैं, अपनी आवश्यकताओं को दृढ़तापूर्वक नहीं कह पाते या फिर अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं। तो शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं, इसका तो कोई मतलब नहीं है। स्वभाव में अंतर्मुखी भी नहीं होते हैं,
अपनी आवश्यकताओं को दृढ़तापूर्वक नहीं कह पाते हैं, बिल्कुल कह पाते हैं। क्यों नहीं? क्योंकि वह प्रतिभाशाली हैं। तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा कि अपने जो निर्णय हैं वो अपने निर्णयों पर जो है आत्मनिर्भर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण यहाँ पर आपको पहचानना है, कौन सा हो जाएगा? दौड़ना, लिखना, चढ़ना या फिर फुदकना। तो सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण हो जाएगा लिखना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। अगला क्वेश्चन, शारीरिक रूप से सक्षम बच्चों को सामान्यतः डैश होता है। जो शारीरिक रूप से सक्षम बच्चे होते हैं उनको सामान्यतः क्या होता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डिस्थीमिया होता है। हमने आपको कराया भी है, अधिगम अक्षमता का जो हमने लेक्चर आपको कराया था वहाँ पर हमने आपको बताया भी था। ठीक है, डिस्कैलकुलिया क्या होता है? गणितीय संबंधी विकार यानी कि गणना संबंधी विकार होता है डिस्कैलकुलिया, ये भी याद रखिएगा। डिसलेक्सिया पठन विकार यानी कि पढ़ने में अगर बच्चे को कठिनाई आ रही है तो ये होता है डिसलेक्सिया। और डिस्ग्राफिया क्या होता है? लेखन संबंधी विकार। जैसे कि मान लीजिए अभी आपको हमने बताया था सा को वॉज लिख देता है, तो ये क्या हो जाएगा? लेखन संबंधी विकार हो जाएगा डिस्ग्राफिया। ठीक है, पठन संबंधी विकार डिसलेक्सिया और गणितीय संबंधी विकार डिस्कैलकुलिया। ठीक है, याद रखिएगा, सभी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन एनसीएफ 2022 के संबंध में सही है? तो सही है यहाँ पर बताना है। पहला ऑप्शन दिया है कि एनसीएफ 2022 का फाउंडेशनल स्टेज पाठ्य पुस्तकों के रिवीजन के बारे में नहीं है। तो एनसीएफ 2022 का जो फाउंडेशनल स्टेज है वह पाठ्य पुस्तकों के रिवीजन के बारे में नहीं है, बिल्कुल सही बात लिखी है। ठीक है, दूसरा है यह खेल आधारित शिक्षा शास्त्र और देर से सीखने को संबोधित करने पर भी ध्यान केंद्रित करता है। तो ये भी बात सही है। ठीक है, तो ए और बी दोनों सही हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि लब्धांक सामान्यतः डैश रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होते हैं। तो बताइएगा किस रूप से ये जो है शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होते हैं? तो ये होते हैं उच्च रूप से। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा, बुद्धि से लिया गया है, बुद्धि लब्धि का क्वेश्चन है। 16 वर्षीय बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है तो उसकी आपको मानसिक आयु की यहाँ पर गणना बतानी है। कितनी हो जाएगी उसकी मानसिक आयु, ये आपको बताना है। तो आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, उसको नोट कर लीजिएगा जिनको नहीं आता है। बुद्धि लब्धि बराबर होता है मानसिक आयु। क्या होता है? मानसिक आयु, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, जगह कम है। मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, नोट कर लीजिएगा, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू में 100। बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू में 100। ठीक है, यहाँ पर बुद्धि लब्धि दी गई है 75, तो बुद्धि लब्धि की जगह आपको 75 लिख देना है। ठीक है, मानसिक आयु आपको निकालना है, तो यहाँ पर हमने 75 बराबर एम लिख दिया, यानी कि मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। वास्तविक आयु कितनी है? 16 वर्ष, तो बटे में 16 और इंटू में 100। ठीक है, तो 75 बराबर हो जाएगा एम बटे 16 इंटू 100। इसको हल कर लीजिएगा, क्या था? 75 बराबर एम यानी कि मानसिक आयु बटे में 16 इंटू में 100। ठीक है, तो 16 जब इधर आएगा तो इसका हो जाएगा गुणा 75 में, तो एम बराबर क्या हो जाएगा? 75 इंटू 16 बटे में 100। काट दीजिएगा, 25 से 25 दिया 75, 25 चौके 100, 4 से इसको काटेंगे तो 4 चौको 16। ऊपर आ गया एम बराबर 3 इंटू 4, तो एम बराबर 3 चौके 12, तो 12 हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि मानसिक आयु कितनी निकल कर आ गई? 12 वर्ष। क्लियर है, इस फार्मूले की आप लोग याद रखिएगा, बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। ठीक है, इससे आपका निकल जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि एनईपी 2020 किस पर जोर देता है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बताइएगा क्या हो जाएगा राइट आंसर। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020, ये जोर देता है पाठ्यक्रम को लचीला बनाने में। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। रटने पर बल नहीं देता है, पाठचर्या के मानकीकरण, ये भी नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा,
विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय डैश का फिर डैश जरूर होना चाहिए। बताइएगा, विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए यहाँ पर सामग्री का चयन करते समय किसका होना जरूरी होता है, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, सही उत्तर का चयन करिएगा। तो करते समय विद्यार्थियों का समावेशन जो है जरूरी होता है, यहाँ पर कि ये जरूर होना चाहिए। तो यहाँ पर पहले आ जाएगा कि पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय विद्यार्थियों का समावेशन होना यहाँ पर जरूर होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा, विद्यार्थियों पहले भरा जाएगा फिर समावेशन। क्लियर है? तो 64 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? अगला क्वेश्चन बताइएगा। एनसीएफ 2022 के अनुसार बाल विकास की मुख्य कुंजी क्या है? बाल विकास की मुख्य कुंजी क्या है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो एनसीएफ 2022 के अनुसार जो बाल विकास की मुख्य कुंजी है वो है खेल। खेल खेल में बच्चों को शिक्षा प्रोवाइड करानी है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा। विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होता है? तो बताइएगा कौन सा तरीका जो है वो सर्वाधिक उपयुक्त होगा। पहला ऑप्शन दिया है कि आवासीय विद्यालय खोलना। दूसरा है बच्चों को विद्यालय आने की अनुमति न देने को कानूनन दंडनीय अपराध बनाया जाए। तीसरा ऑप्शन है कि विद्यालय द्वारा बच्चों को एकत्रित करने वाले एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाए जो प्रतिदिन घरों से बच्चों को लेकर आए। अगला है कि बच्चों को आकर्षित करने के लिए प्रतिदिन 5 रुपये देना चाहिए। तो बताइएगा कि क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, कैसे आप बच्चों को प्रोत्साहित करेंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग बस आपको लगाने की ज़रूरत है। 66 का राइट आंसर क्या हो जाएगा कि आवासीय विद्यालय खोलना। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ना तो दंडनीय अपराध होना चाहिए, ना तो कोई व्यक्ति लगाना चाहिए, ना ही रुपए देना चाहिए। ठीक है, तो ये तीनों नेगेटिव हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सटीक है, यही राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हॉवर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत डैश पर बल देता है। तो बताइएगा हॉवर्ड गार्डनर का जो बुद्धि का सिद्धांत है किस पर बल देता है, ये आपको बताना है। 67 नंबर का क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने। शिक्षार्थियों में अनुबंधित कौशलों पर बल देता है, सामान्य बुद्धि पर बल देता है, विद्यालय में आवश्यक सामान जो है योग्यताओं पर बल देता है, या फिर प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर बल देता है। तो किस पर बल देता है ये आपको बताना है। तो ये बल देता है प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिएगा। अगला क्वेश्चन, कक्षा में जेंडर रूढ़बद्धता से बचने के लिए एक शिक्षक को लड़कों को जोखिम उठाने और निर्भीक बनने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, या फिर लड़के लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए, या फिर अच्छी लड़की अच्छा लड़का कहकर शिक्षार्थियों के अच्छे कार्य की सराहना करनी चाहिए, कुश्ती में भाग लेने के लिए लड़कियों को निरुत्साहित करना चाहिए। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। जेंडर रूढ़बद्धता की यहाँ पर बात की जा रही है, बताइएगा क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लड़के लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर पक्षपात हमें बिल्कुल नहीं करना है, तो इसका आप लोगों को विशेष ध्यान देना होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन डैश पर बल देता है। तो बताइएगा सतत और जो व्यापक मूल्यांकन है यह किस पर बल देता है, ये आपको बताना है। बोर्ड परीक्षाओं की अनावश्यकता पर। क्या ये सही होगा, बताइएगा आप लोग, क्या यह सही है? बिल्कुल गलत है। अनावश्यकता पर बिल्कुल गलत है। सीखने की सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्केल पर निरंतर परीक्षण, ये भी गलत हो जाएगा। सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जाए, इस पर यहाँ पर ये आपका राइट आंसर है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का जो बल है वो किस पर जाता है कि सीखने को किस प्रकार अवलोकित किया जाए, रिकॉर्ड और कैसे इसको जो है सुधारा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा। एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं, निम्नलिखित में से उसके लिए क्या कहना सबसे उचित होगा। तो क्या कहना सबसे उचित होगा ये आपको बताना है।
तो पढ़िएगा ऑप्शन। पोलियोग्रस्त बच्चे अब एक गाना प्रस्तुत करेंगे। अगला है कि पहिया कुर्सी वाले बच्चे हॉल में जाने के लिए अपने समवयस्क साथी बच्चों से जो है मदद ले सकते हैं। शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं। और नेक्स्ट है, मोहन खेल के मैदान में जाने के लिए आप अपनी बैसाखियों का प्रयोग क्यों नहीं करते। तो यहाँ पर मोहन जो है वो विकलांग है और उससे ये बोला जा सकता है, जो शिक्षिका है वह ये बोल सकती है कि आप अगर खेल के मैदान में जाना चाहते हैं तो अपनी बैसाखियों का प्रयोग क्यों नहीं करते हैं। तो सबसे सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कक्षा के अंतर्गत मंदबुद्धि शारीरिक रूप से दिव्यांग छात्र एवं छात्राओं को उनकी बुद्धि के आधार पर शिक्षा प्रदान करने का प्रयास किया जाता है, बताइएगा। तो ये किस शिक्षा के अंतर्गत आएगा? समावेशी शिक्षा, विशेष शिक्षा, मुख्यधारा शिक्षा या फिर एकीकृत शिक्षा। तो यहाँ पर सर्वाधिक जो बल दिया गया है वह दिया गया है समावेशी शिक्षा पर। समावेशी शिक्षा क्या होती है कि मान लीजिए कोई एक कक्षा है, वहाँ पर चाहे वो सामान्य बालक हो या कोई दिव्यांग बालक हो, सभी को एक साथ एक कक्षा में एक तरीके से हमें शिक्षा प्रोवाइड करानी है। वहाँ पर हमें कोई भेदभाव नहीं करना है, चाहे वो जेंडर में हो या फिर अगर किसी बच्चे को एक बार में समझ में नहीं आ रहा है तो ऐसा नहीं करना है कि उसको हमें पीछे छोड़ देना है और आगे बढ़ जाना है। सभी को साथ में लेकर एक कक्षा में समावेशी शिक्षा प्रोवाइड करानी है, चाहे वो दिव्यांग बालक हो या नॉर्मल बालक हो। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गतिक कौशलों में अधिगम निर्योग्यता कहलाती है। तो अधिगम निर्योग्यता क्या कहलाती है? क्वेश्चन कराया हुआ है हमने आपको, जो अधिगम अक्षमता का लेक्चर था वहां पर ये क्वेश्चन कराया था। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, जरा बताइएगा सभी लोग। 72 नंबर पर आ चुके हैं हम। और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो सभी लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है कि और भी अच्छा कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करा सकें, तो लाइक कर दीजिएगा सभी लोग। तो गतिक कौशलों में अधिगम निर्योग्यता क्या कहलाती है ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो अधिगम निर्योग्यता है वह कहलाती है डिस्प्रेक्सिया। क्या कहलाती है? डिस्प्रेक्सिया कहलाती है। ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया? बहुत ही सरल क्वेश्चन है, सभी को आना चाहिए, किसी का भी ये गलत नहीं होना चाहिए क्वेश्चन। तो बुद्धि परीक्षण का निर्माण सबसे पहले किसने किया था? अल्फ्रेड बिने ने। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है? प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरीके से देखा जाता है ये आपको यहाँ पर बताना है। किस तरीके से देखा जाता है? निष्क्रिय अनुकारकों के रूप में, सक्रिय अन्वेषकों के रूप में, खाली स्लेटों के रूप में या फिर छोटे वयस्कों के रूप में। तो इनको देखा जाता है किस तरीके से बच्चों? इनको देखा जाता है सक्रिय अन्वेषकों के रूप में। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सटीक आंसर हो जाएगा। ठीक है, कहीं कहीं क्वेश्चन में ऐसा होता है कि दो आपको आंसर लग रहे होते हैं, तो वहां पर क्या करना होता है कि जो सबसे सटीक हो, पॉजिटिव हो, उसी को हमें टिक करना होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है? तो नेगेटिव है, तो नेगेटिव वाला ही आपको यहाँ पर आंसर खोजना है। बताइएगा कौन सा एक उपयुक्त रचनात्मक जो है, उपयुक्त रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है, ये आपको बताना है। खुले अंत वाले प्रश्न, परियोजना अवलोकन या फिर विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो आकलन का जो कार्य नहीं है वह है कि विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना। यहाँ पर योग्यता क्रम हमें निर्धारित नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि बात रचनात्मकता की जा रही है यहाँ पर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए यह महत्वपूर्ण है। तो क्या महत्वपूर्ण है, जरा पढ़िएगा ऑप्शन। पुस्तक से उत्तरों को लिखाने पर बल देना चाहिए। क्या देना चाहिए बताइएगा, आप लोग अपने दिमाग और विवेक का उपयोग करिएगा। तो बिल्कुल नहीं देना चाहिए। ठीक है, अगला है, समूह गतिविधि के बजाय वैयक्तिक अधिगम पर जोर देना चाहिए। ये भी नहीं होगा। विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न पूछने के कारण उत्पन्न व्यवधान को अनदेखी करना।
तो भैया अगर विद्यार्थी है तो प्रश्न पूछना उसका हक है, जायज़ बात है, तो प्रश्न जरूर पूछेगा, आपको आंसर भी देना होगा, ठीक है। तो ये भी गलत है, तो बचा क्या, ऑप्शन डी यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना, यही हमारा प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए, यही महत्वपूर्ण है, कोई भी चाहे वो अध्यापक हो या अध्यापिका हो, ठीक है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं, इसे कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, सहयोग देना इसे कहा जाता है। बहुत ही सिंपल है और पिछली कई क्लासों में इस क्वेश्चन को हम करा चुके हैं, तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, यह किसका उदाहरण है। तो भैया यहाँ पर जेंडर पक्षपात हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, बहुत ही जल्दी आपको इसका आंसर टिक कर देना है। अगर आपको कोई भी सिंपल क्वेश्चन देखने को मिल रहा है तो वहां पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बच्चे की कॉपी में लिखने में विपरीत छवियां, दर्पण छवि आदि जैसी गलतियां मिलती हैं, इस प्रकार का बच्चा लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। तो किस तरीके से ये लक्षण इसका प्रदर्शित कर रहा है, ये आपको बताना है। अधिगम में असुविधा के लक्षण हैं, अधिगम में असक्ता के हैं, या फिर अधिगम में कठिनाई के, या अधिगम में समस्या के। अधिगम का मतलब होता है सीखना, ठीक है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा इसका राइट आंसर, वो हो जाएगा अधिगम में असक्ता के, यानी कि सीखने में असक्ता के यहाँ पर लक्षण प्रदर्शित हो रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है शिक्षा स्वयं ही जीवन है। तो कौन सा कथन है जो ये बताता है कि शिक्षा जो है वह स्वयं ही जीवन है। जीवन सच्चा शिक्षक है, क्या ये सही होगा, बताइएगा क्या होगा इसका राइट आंसर। अगला है कि स्कूल शिक्षा को यथासंभव लंबे समय तक जारी रखना चाहिए, स्कूलों की आवश्यकता नहीं है, बच्चे अपने जीवन के अनुभवों से सीख सकते हैं। तो भैया ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। बचा क्या, ऑप्शन नंबर डी, स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करे, ठीक है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लड़कों एवं लड़कियों के विषय में कुछ कथन नीचे दिए गए हैं, आपके अनुसार इनमें से कौन सा सही है। तो सही कथन आपको पहचानना है। पहला ऑप्शन है कि लड़कों को घर के बाहर के कामों में सहायता करनी चाहिए। दूसरा है कि लड़कों को घर के कामों में सहायता करनी चाहिए। यहाँ पर घर के बाहर है और यहाँ पर घर के कामों में है, ठीक है। तो याद रखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा ऑप्शन। सभी लड़कों को विज्ञान और लड़कियों को गृह विज्ञान पढ़ाया जाना चाहिए। तो फोर्स तो बिल्कुल नहीं करना है, यहाँ पर फोर्स वाली बात आ गई कि सभी को पढ़ना चाहिए। जैसे हमने बताया था, जहाँ पर आपको केवल दिख जाए तो ये जो है नेगेटिविटी को दर्शाते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है ये पॉजिटिव है, तो हमें पॉजिटिव सोचना है, ठीक है। अगला ऑप्शन है कि लड़कियों को घर के कामों में सहायता करनी चाहिए, तो वो तो ऑलरेडी करती हैं सहायता, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो सटीक होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लड़कों को भी जो है घर के कामों में सहायता करनी चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है। द्वितीयक यहाँ पर पूछा गया है, ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन। द्वितीयक समाजीकरण का एजेंसी का जो उदाहरण है वो आपको बताना है। तो ये हो जाएगा विद्यालय एवं मीडिया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये द्वितीयक है। और पहला अगर पूछा जाए कि प्रथम जो समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है वो हो जाएगा परिवार एवं जो आपका है पास पड़ोस, ये वाला परिवार एवं पास पड़ोस, ठीक है। ये है प्रथम, और द्वितीयक है विद्यालय एवं मीडिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण से महत्वपूर्ण होती हैं। अब यहाँ पर आगे आपको सेंटेंस जोड़ना है कि यह विद्यार्थियों को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण समूहों में वर्गीकृत करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। तो उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण से संबंधित नहीं है, बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगला है कि यह अध्यापकों को बच्चों को डांटने के लिए एक तरीका उपलब्ध कराती हैं। तो भैया डांटना तो बिल्कुल नहीं है, ना तो दंड देना है, ठीक है। अगला है
ये बच्चे के विचार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती हैं तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती हैं। तो ये पॉजिटिव आंसर है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बच्चा अगर गलतियाँ कर रहा है तो हमें अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती हैं और हम ये जान पाते हैं कि वह गलती कहाँ पर कर रहा है, तो उसका जो समाधान है वो भी हम जो है करते हैं, ठीक है। अगला ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। ये कक्षा से कुछ बच्चों को हटाने के लिए आधार उपलब्ध कराती हैं, तो हटाना तो बिल्कुल नहीं है, तो ये सारे नेगेटिव हैं। 3 आपने अगर नेगेटिव यहाँ पर ढूंढ लिए तो आपका एक राइट आंसर जरूर मिल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से भी आप लोग सवाल को हल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य हैं, ठीक है। तो फिर से क्वेश्चन पढ़िएगा कि निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य हैं। तो कौन है समूह में स्वीकार्य, बताइएगा। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, क्या हो जाएगा राइट आंसर। 84 नंबर का क्वेश्चन है। तो माता पिता एवं भाई बहन, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा कि लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं हैं। पिता का यह कथन क्या दर्शाता है? लैंगिक रूढ़वादिता को चुनौती देता है, लैंगिक भेदभाव को कम करता है, तो कम तो बिल्कुल नहीं करता है, ये तो अपोजिट दे दिया यहाँ पर, ठीक है। लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है, लैंगिक रूढ़वादिता को दर्शाता है। तो आपका जो इसका जो सटीक आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कि यह जो है लैंगिक रूढ़वादिता को दर्शा रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ना तो बढ़ावा देता है, ना ही कम करता है, ना ही लैंगिक रूढ़वादिता को चुनौती देता है, ये तीनों गलत हो जाएंगे। ये जो है भेदभाव कर रहे हैं तो लैंगिक रूढ़वादिता को दर्शाता है, ठीक है। आगे चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए, बताइएगा। आकलन का जो प्राथमिक उद्देश्य है वह क्या होना चाहिए, ये आपको बताना है। पढ़िएगा ऑप्शन ध्यान से, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। पहला ऑप्शन है कि विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना, ये होना चाहिए क्या उद्देश्य प्राथमिक। अगला है कि संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना, तो ये यहाँ पर पॉजिटिव है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला पढ़ लेते हैं कि विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के आधार पर, तो भैया प्राप्तांकों के आधार पर हमें उनको नामांकित नहीं करना है। रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण, तो इसकी कोई बात नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह जो है वह परिवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है, बताइएगा। परिवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, नया नाम होगा, आपको लग रहा होगा अगर आप लोग पहली बार क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं। तो परिवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत कौन सी आयु वर्ग यहाँ पर आएगी, ये आपको बताना है। 11 से 18 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 18 से 24 वर्ष, या फिर जन्म से 6 वर्ष, या फिर 9 से 12 वर्ष, बताइएगा। 87 का क्या हो जाएगा राइट आंसर, तो ये हो जाएगा 9 से 12 वर्ष। इसको बोला जाता है परवर्ती बाल्यावस्था, ठीक है, या प्रकार काल इसको बोला जाता है, ठीक है। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक समाजीकरण का माध्यम है। प्राथमिक समाजीकरण का माध्यम देखिए यहाँ पर पूछ लिया है, अभी हमने आपको द्वितीयक पूछा था, वहां पर हमने प्राथमिक भी बताया था। तो प्राथमिक में क्या आता है, परिवार एवं पास पड़ोस, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, परिवार एवं पास पड़ोस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए। मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य क्या होना चाहिए, ये आपको बताना है। योग्यता आधारित समूहों में विद्यार्थियों को विभाजित करना, ये होना चाहिए लक्ष्य, बताइएगा क्या होना चाहिए। ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, विभाजित तो नहीं करना है। अगला है कि विद्यार्थियों की जरूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना, ये बात बिल्कुल सही है। और मूल्यांकन इसीलिए किया जाता है कि विद्यार्थियों को क्या जरूरत है, कहाँ पर वह गलती कर रहा है, क्या और उसे जो है किस चीज़ की आवश्यकता है। तो यही हमारा सटीक आंसर हो जाएगा कि विद्यार्थियों की जरूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना ही प्रमुख मूल्यांकन का उद्देश्य होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक उत्तम कक्षा कक्ष में शिक्षक क्या करता है? छात्रों की प्राकृतिक जिज्ञासा का पोषण करता है, छात्रों को पारस्परिक संवाद के लिए प्रोत्साहित करता है, या फिर छात्रों को वास्तविक वैश्विक परिस्थितियों में सम्मिलित करता है, या फिर उपर्युक्त सभी। तो बताइएगा कि यहाँ पर कोई ऐसा ऑप्शन दिख रहा है आपको कि जो नेगेटिव हो? बताइएगा क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो एक उत्तम कक्षा में जो शिक्षक है वह छात्रों की प्राकृतिक जिज्ञासा का पोषण करता है। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा बताइएगा। बी जो है ये भी यहाँ पर पॉजिटिव दिख रहा है कि छात्रों को पारंपरिक संवाद के लिए प्रोत्साहित करता है, ये भी सही है। सी कह रहा है कि छात्रों को वास्तविक वैश्विक परिस्थितियों में सम्मिलित करता है। तो सारे के सारे यहाँ पर जो ऑप्शन है ये पॉजिटिव हैं, इसलिए उपर्युक्त सभी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक उत्तम कक्षा कक्ष का यहाँ पर वातावरण कैसा होना चाहिए, उपर्युक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षण और अधिक प्रभावी हो सकता है यदि, शिक्षण जो कार्य है वह और अधिक प्रभावी हो सकता है यदि छात्र को स्वयं कार्य करने की स्वायत्ता व नियंत्रण दिया जाए। तो पहला ही ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, सटीक है। तो हमें यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर हम छात्र को स्वयं करके सीखने पर बल देंगे तो वहाँ पर जो है शिक्षण कार्य और अधिक प्रभावी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, सृजनात्मकता की विशेषता है। बताइएगा सृजनात्मकता की विशेषता क्या है? मौलिकता बिल्कुल है, लचीलापन बिल्कुल है, प्रवाहशीलता ये भी बिल्कुल है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्यार्थियों को दिए जाने वाले परामर्श की सर्वाधिक उपयोगिता यह है कि इससे उनका ज्ञान बढ़ता है, उनका कौशल बढ़ता है, उनमें आत्मविश्वास की अभिवृद्धि होती है, या फिर वे दुनियादारी में सफल बन जाते हैं। बताइएगा विद्यार्थियों को दिए जाने वाले परामर्श से क्या होता है, ये आपको बताना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कॉमन सेंस लगाना है आपको, बस आप यहाँ पर सही कर जाएंगे। क्या हो जाएगा? उनका आत्मविश्वास यहाँ पर बढ़ता है और अभिवृद्धि होती है उसमें। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा। शिक्षकों की भूमिका है, शिक्षकों की भूमिका क्या है? ज्ञान का संप्रेषण करना, छात्रों को अनुशासन में रखना। केवल छात्रों को अनुशासन में रखेंगे क्या आप? तो अभी चलिए और ऑप्शन पढ़ लेते हैं, फिर यहाँ पर हम करेक्ट करते हैं आंसर। शिक्षकों की भूमिका पूछा गया है तो ज्ञान का संप्रेषण करना बिल्कुल सही है। ठीक है, इसके बाद छात्रों को अनुशासन में रखना, ये भी सही है। अनुशासन में तो रखेंगे, ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा ऊधम मचा रहा है क्लास में, आप पढ़ा रहे हैं, तो अनुशासन जो है होना चाहिए। ठीक है, अगला है कि छात्र केंद्रित क्रिया आधारित अंतःक्रियात्मक अधिगम सृजन करना। छात्र केंद्रित करना है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर अगर दे देता शिक्षक केंद्रित तो गलत हो जाता। छात्र केंद्रित है, यानी कि बालक और बालिका क्या चाह रहे हैं पढ़ना, उसी के अकॉर्डिंग हमें अपनी क्लास को आगे बढ़ाना है। ठीक है, तो उपर्युक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीनों के तीनों यहाँ पर ऑप्शन पॉजिटिव दिए गए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन। पठन पाठन में शिक्षकों को करना चाहिए, पठन पाठन में शिक्षकों को क्या करना चाहिए? ज्ञान का मौखिक स्थानांतरण करना चाहिए, जिज्ञासु प्रवृत्ति का प्रोत्साहन करना चाहिए, कक्षा कक्ष में पाठ्य पुस्तक द्वारा शिक्षण करना चाहिए, या इनमें से कोई नहीं। बताइएगा पठन पाठन में शिक्षकों को क्या करना चाहिए? 95 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कक्षा कक्ष में पाठ्य पुस्तक द्वारा शिक्षण यहाँ पर करना चाहिए, क्योंकि पठन पाठन की बात की जा रही है तो पाठ्य पुस्तक यहाँ पर जरूरी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में शिक्षा प्रणाली छात्रों की जीवन के लिए तैयारी करती है, रोजगार के लिए तैयार करती है, व्यावसायिक विषयों में इसके लिए तैयार करती है, या फिर परीक्षा के लिए तैयार करती है? तो भारत में जो शिक्षा प्रणाली है वह रोजगार के लिए तैयार करती है, यानी कि आप लोग रोजगार की तलाश में ही तो पढ़ रहे हैं, क्योंकि आप लोग पढ़ेंगे, पेपर को क्लियर करेंगे, इसके बाद सुपर टेट देंगे या जो भी परीक्षा देंगे, ठीक है, उसके बाद आपको रोजगार मिलेगा, आप टीचर बन जाएंगे, आपको पैसे मिलेंगे और आपकी फैमिली जो है अच्छे से रह सकेगी। तो इसीलिए तो पढ़ाई की जा रही है। अगला क्वेश्चन। प्याजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु अवधि तक मानी जाती है? बताइएगा। 0 से 2 वर्ष ये मानी जाती है संवेदी पेशी गामक अवस्था, 2 से 7 वर्ष पूर्व बाल्यावस्था, ये हो जाएगी मूर्त
संक्रियात्मक अवस्था और ये हो जाएगी औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो किस वर्ष तक जो है मानी जाती है? ऑप्शन नंबर डी 11 से 15 वर्ष तक। ठीक है, तो 97 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक प्रतिभाशाली बालक की आप मदद कर सकते हैं उस पर अधिक ध्यान देकर, उसे अधिक पुस्तकें देकर। तो अधिक पुस्तकें देकर तो मदद की नहीं जाती है, उसे अधिक समय देकर या फिर उसे संबंधित जो है अधिगम अनुभव देकर। क्या हो जाएगा बताइएगा। यहाँ पर आपको ये भी सही लग रहा होगा, ये भी सही लग रहा होगा, ये भी सही लग रहा होगा। क्या हो जाएगा राइट आंसर? 98 का बताइएगा। तो सबसे सटीक आंसर जो होगा वो हो जाएगा उस पर अधिक ध्यान देकर। ठीक है, एक प्रतिभाशाली बालक की हम जो है मदद करेंगे उस पर अधिक ध्यान देकर। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। एक अध्यापक के रूप में आप उन विद्यार्थियों से किस प्रकार निपटेंगे जो कक्षा की पिछली सीटों पर बैठकर आपस में बातें कर रहे हैं? उनकी उपेक्षा करेंगे क्या आप? बताइएगा, उपेक्षा करेंगे? 99 का बताइएगा। उपेक्षा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि बालक को हमने आपको बताया, चाहे वो बालक हो या बालिका हो, उनको हमसे जो है उच्च दर्जा देना है। एक जो है भगवान के रूप में हमें उनको देखना है। दंड नहीं देना है, ना ही उनको डांटना है, ना ही पीटना है। उनको केवल समझाना है और उन्हें क्या प्रॉब्लम आ रही है उस कारण का पता लगाना है, और उस कारण का जब पता लग जाए तो उसका उपचार करना होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको दिमाग में सेट करके चलनी है जब आप एग्जाम हॉल में बैठें। ठीक है, भगवान को जो बच्चे हैं उनको एक भगवान के रूप में देखकर चलना है। अगला है कि उन्हें चुप रहने के लिए कहेंगे अथवा कक्ष से बाहर कर देंगे। भैया भगवान हैं, बाहर नहीं कर सकते। ठीक है, उन्हें कक्षा से बाहर कर देंगे? नहीं भैया, बिल्कुल नहीं करेंगे। उनसे पूछेंगे कि वे ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं। हमने आपको क्या कहा? उनको एक भगवान के रूप में देखना है। बच्चे भगवान का रूप होते हैं, सीटेट ने यही माना है। और आपको अगर एग्जाम क्लियर करना है तो बच्चे को क्या करना है? कोई भी ऑप्शन दिया हो, दंड बिल्कुल नहीं देना है, डांटना नहीं है, कक्षा से बाहर नहीं करना है। ठीक है, अगर बच्चा रो रहा है तो आपको ये देखना है कि वह क्यों रो रहा है, क्योंकि वहाँ पर जो कक्षा है वो आपके अकॉर्डिंग चलनी है। बच्चों को दिक्कत क्यों आ रही है तो आप वहाँ पर क्या करेंगे? आपको वहाँ पर ढूंढना होगा कि क्यों दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो समस्याओं का निदान आपको करना है, ना ही वहाँ पर प्रधानाचार्य का कोई रोल होगा। ठीक है, और ना ही उसके घर वाले वहाँ पर आएंगे। ठीक है, तो आपको ही सब कुछ देखना है। अगला क्वेश्चन है और ये होगा हमारा 100 और अंतिम प्रश्न। छोटे छोटे वाक्यों को बोलना तथा 3 पहियों की साइकिल चलाना, यह कार्य किस अवस्था में होता है? तो आपने भी 3 पहियों वाली जो है साइकिल चलाई होगी बचपन में, तो बताइएगा कि किस अवस्था में चलाई थी? सभी को पता होगा, बहुत ही सिंपल है, 0 से 6 शैशवावस्था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे टॉप 100 क्वेश्चन। और आपको वीडियो कैसा लगा, हमारी मेहनत कैसी लगी? अगर हमारी मेहनत आपको अच्छी लगी है, क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हैं, समझ में आया है, तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं अगली मैराथन क्लास के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।